आज हम कृषि के साथ बागवानी की खेती, जिससे कि नकदी फसलों में ये बागवानी आती है, इससे किसान यदि बागवानी की खेती करता है परंपरागत खेती के अलावा, तो उसको ये एक नकदी फसल के रूप में ये इसका गिनती आती है। तो इससे किसान अच्छा और मुनाफा कमा सकता है, क्योंकि आज डाइवर्सिफिकेशन के अंतर्गत बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि विषयों पे चर्चा हो रही है। तो आज हम ये जो आप बाग देख रहे हैं, ये अमरूद का बाग है और इसमें इतनी अच्छी फलत आती थी, लेकिन आज किसान भाई इनका पुनरुद्धार नहीं कर पा रहे हैं, जबकि भारत सरकार और राज्य सरकार इसके लिए काफ़ी अनुदान मुहैया कराती है, लेकिन किसान जो है उस पर ध्यान नहीं देता है। तो आज हमारे साथ एक किसान हैं जो प्रगतिशील किसान रहे हैं। अब चूँकि ये अकेले पड़ गए हैं तो खेती की भी देखभाल नहीं कर पाते हैं, अपनी बागवानी की देखभाल नहीं कर पाते हैं। तो इन्होंने किसी समय इस बाग से इतना मिठास भरा अमरूद पैदा किया था और इतनी बम्पर पैदावार ली थी। तो आज हम ये जिस बाग की बात कर रहे हैं, तो ये कानपुर देहात का रसूलाबाद ब्लॉक पड़ता है, उसके अंतर्गत एक भारामऊ ग्राम आता है। ये वहाँ की अमरूद की बागवानी की फसल है। तो किसान भाइयों, आपके पास भी तमाम पुराने बाग होंगे अमरूद के, तो इन किसान भाई से जानेंगे कि एक बार इन्होंने इतनी, जैसी ये अब फसल देख रहे हैं, इस फसल का एक बार ये पुनरुद्धार कर दिया है और इतनी बम्पर पैदावार हुई थी, इतनी मिठास हुई थी। तो आपसे पहले तो हम नमस्कार करना चाहेंगे। नमस्कार। तो आप ये बताएं, आज के 5-6 साल पहले आपका बाग ऐसा था, इसी तरह का था, तो कौन कौन सी समस्या आई थी बाग में? ये समस्या जो आई थी, तो अभी इसमें क्या है, जो आप ये देख रहे हैं ना, इसमें ये चीज़ लगी हुई है ना, ये जो देख रहे हैं, हाँ, ये सभी लोग देख रहे हैं। हाँ, ये बीमारी ये जाला जैसा होता है और हाँ, ये उसका कीड़े का मल होता है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है अमरूद की बाग में। इसको सूट बोरर बोलते हैं। इसके अंदर जो कीट होता है, ये जो नए बाग होते हैं या पुराने बाग होते हैं, इनको ये बहुत क्षति पहुंचाता है। इसमें जब ये कीड़ा लगता है, तब दो टहनियों के बीच में ये जो सूट बोरर होता है, ये तने के अंदर सुराख बना लेता है और उसके अंदर का जो है तना का भाग वो खाता है। और ये जो मल देख रहे होंगे, काफ़ी ये दिख रहा है, लंबा लंबा सा, वो जहाँ जहाँ खाता है ये सारा मल लगा हुआ है। तो इसके नियंत्रण के लिए जो किसान भाई अमरूद की फसल किए हों, तो वो ज़रा गौर कर लें। इसके नियंत्रण के लिए जहाँ आपका सूट बोरर का इसमें छिद्र दिखेगा, इसमें इसको हटाओगे तो एक ये छिद्र दिखेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए 5-6 महीने बाद क्यूनाल फास्ट एक केमिकल बेस्ड दवा आती है, उसको किसी रुई के फाहे में लगा के सुई की सहायता से इसको अंदर ठास दें, क्योंकि क्यूनाल फास एक ऐसी दवा है कि वो कॉन्टेक्ट बेस में है और उससे गैस बनती है। तो एक तो जब कीड़ा उसके कांटेक्ट में आएगा तब ख़त्म होगा, यदि उसके अंदर है तो उससे जो धूमन होगा, उसकी गैस होगी, चाहे वो अंदर उसके हो, उससे वो कीड़ा ख़त्म हो जाएगा। अभी एक बात कह रहे थे जब हम आए कि एक बार हमने आपको सजेस्ट किया था कि आप इसमें जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो है प्रबंधन अपनाएं, तो उसके बारे में बता रहे थे, क्या किया था सरिया से, आप बता दें जरा। ग्रो नाइट्रोकिंग जैसा कि ये बता रहे हैं। वो आपने बताया था, तो उसके लिए मैंने इसको पानी लगा के उसमें चलिया ढांकी, तो उसमें जो होल पड़ा ना, उसमें वो जो दवा है ग्रो नाइट्रिंग, तो उसको इसमें मिला के पानी में, और वो हर दिन में वो लगभग 1-1 लीटर का पानी का इसमें हमने डाला था। तो जो ये बीमारी थी वो खत्म हो गई थी। ये बीमारी ख़त्म हुई थी
साथ में आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी हुई थी। बहुत आप अच्छी। ये बता रहे थे ये कि टहनियाँ फल में नई मिठास आ टहनियाँ रहा ये है। निकलने शुरू बहुत हो गई अच्छी थी ना। हुई थी और पूरा हरा एकदम बाग एकदम हरा हुआ था, हरा, फल भी बहुत अच्छे फल आए बहुत थे, अच्छे आए मिठास थे। भी बहुत हाँ। अच्छी हुई थी। और इसका फल भी और बड़ा बड़ा आया था। जो किसान भाई हमारा ये कृषि चौपाल चैनल देख रहे हैं तो उनको बताना चाहेंगे जैसे कि ये वो ऑर्गेनिक बेस में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो सरिया के छिद्र से कोई भी बागवानी की फसल हो तो उसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये चूँकि किसान हैं ये सारा अभी बता नहीं पाते हैं, तो जो आपके फसल का यानी कोई भी बागवानी का तना है उसका व्यास नाप लें किसी रस्सी से या डोरे से, और उस व्यास की दूरी पे 1 मीटर। एक नहीं जितना व्यास हो, हम्म। इसका जितना व्यास हो पौधे का उसके व्यास की दूरी पे, जैसे आपने इसका व्यास लिया 1 मीटर, तो उस पौधे की जड़ से 1 मीटर दूरी पे एक पूर्व, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण, चारों तरफ 1 फुट सरिया से गड्ढा बना लें। और जैसा कि अभी आपने कहा ग्रो और नाइट्रोकिंग, क्योंकि ये ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो फसल की ग्रोथ करते हैं, फसल के प्रजनन प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। तो इस तरह जैसे कि आपने बताया बहुत अच्छा फल आया था, इस तरह यदि आप ये अक्टूबर के मौसम में कर देते हैं, इधर जून के मौसम में कर देते हैं, तो आपकी फसल बहुत अच्छा पैदावार देगी। क्योंकि हर फसल को, हर पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। लोग क्या करते हैं कि खाली यूरिया DAP का इस्तेमाल करते हैं। आज आवश्यकता है, आज नहीं बराबर फसलों को आवश्यकता है 16-17 तरह के पोषक तत्व। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ये देख रहे हैं आप तमाम खरपतवार लगे हुए हैं, ये मई और जून के महीने में इनको निकाल देना चाहिए। गर्मी में हर 15 दिन पे खाले बना के सिंचाई करना चाहिए। और सिंचाई करने के पहले जैसे फल आने शुरू हों, जैसे कि ये देख रहे हैं फूल फल आ रहा है, इसमें ये जो है खरीफ के फूल आए हैं, तो मार्च के महीने में इसमें क्या करना चाहिए कि 125 किलोग्राम डाई अमोनियम फास्फेट, 135 किलोग्राम पोटाश, इसका मिश्रण करके और 10 किलो सड़ी गोबर की खाद में मिला के जब इस थाले की गुड़ाई करें तब उसमें मिला दें और बाद में सिंचाई करें। ये प्रक्रिया आपको मार्च में करनी होगी और उधर अक्टूबर में करनी होगी। तब उधर फसल के लिए उसको पोषक तत्व मिलेंगे, इधर के लिए मिलेंगे। और जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताए हैं इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ये जो टहनियाँ देख रहे हैं इनकी ग्राफ्टिंग होना ज़रूरी है। इनका भी अक्टूबर के महीने में सिकेटियार आता है, एक कैंची आती है, उससे इसकी ग्राफ्टिंग कर देना चाहिए। जो अनावश्यक झाड़ आपको दिख रही है ये ख़त्म हो जाए। और यदि इससे आप सर्दियों के मौसम में अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, क्योंकि खरीफ की फसल है वो कम पैदा देती है और तमाम तरह के कीट बीमारी आती है उस पर, तो आपके फसल एक तो बढ़वार कम लिए होते हैं, दूसरे उसमें अंदर कीड़े निकलते हैं। तो जब आपका जून का महीना आ जाए तो उस समय जैसे ये कलियां निकल रही हैं, इनका जो है इनको हटा तो पाएंगे नहीं, इनके लिए आप करीब 20% नाइट्रोजन का घोल, इसका यूरिया का घोल बना के इस पर स्प्रेइंग कर देंगे, तो जो ये फूल आ रहे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे और इसकी सारी क्षमता जो है उत्पादन की वो आपको सर्दियों के फसल में मिलेगी। दूसरी बात ये है, जो ये टहनियाँ देख रहे हैं आप, सूखी टहनियाँ दिख रहे हैं, ये एक तो सिंचाई की समस्या है, तो सिंचाई नहीं हो पाती है तो होती है। और ये भी समस्या है कि जैसे आपके इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, इसमें कापर की कमी आ जाती है, पौधों में आम में भी आती है कापर की कमी, तो ये टहनियाँ सूखने लगती हैं। पहले तो पत्तियाँ पीली पड़ती हैं और बाद में धीरे धीरे वो ख़त्म होती है, उसके बाद ये टहनियाँ शुरू हो जाती हैं। तो जब आप इसमें ये खाद डालते हैं, जैसे आपको डाई अमोनियम फास्फेट, पोटेशियम बताया, नाइट्रोजन बताया, उस समय आप इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का मिश्रण भी मिला सकते हैं।
तो ये जो कॉपर की समस्या आ जाती है। और एडीटीए फार्म में चिलेटेड वेस्ट आता है, उसको आप हर महीने इसके स्प्रेइंग करेंगे तो ये जो टहनियों की समस्या आ रही सूखने वाली नहीं आने पाएगी। तो इस तरह आप अपने बागवानी का पुनरुद्धार करके और फिर इसकी अच्छी फसल ले सकते हैं। क्योंकि ये अमरूद की फसल है, इसमें दीमक भी लगती है, काफ़ी जगह हमने देखा है दीमक लगती दीमक है। की शिकायत ज़्यादा है। तो दीमक के लिए हम आज बात हो रही है ऑर्गेनिक मैनेजमेंट की, तो ऑर्गेनिक की चर्चा करेंगे। तो इसमें जब आप ये गोबर की खाद और ये फर्टिलाइज़र आप दे रहे होंगे, उसमें बेबियारा वैसियाना एक जीवाणु युक्त खाद वो आती है, बायो फर्टिलाइज़र, उसको आप इसमें डाल सकते हैं। तो उसमें मिला के जब डालेंगे तो वो दीमक पे अटैक करेगी, उसके वायरस उसके चमड़ी पे लगते उसको ख़त्म कर देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा ये दीमक जो है 8 फुट नीचे रानी दीमक होती है। और जैसे काफ़ी लोग क्या करते हैं, फोरेट डालते हैं और कार्बोफ्यूरान डालते हैं, उसकी गंध में जो श्रमिक दीमक आती है वही ख़त्म हो जाती है। नीचे वाली नहीं। और दीमक जो रानी दीमक होती है वही बच्चे पैदा करती है, वो 8 फुट 10 फुट नीचे होती है। तो चलिए, आप जितने किसान भाई हमारा कृषि चौपाल देख रहे हैं, तो आगे बागवानी पे, आगे फसलों पे चर्चा होगी। तो इसके लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिससे आने वाले हमारे वीडियो जो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक हो। तो